प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना किस बात पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु को हमने अवतल दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा है, तो उसी प्रकार की प्रॉपर्टी या उसी प्रकार का नेचर प्रतिबिंब में प्राप्त होता है कि प्रतिबिंब बड़ा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा। What will be the nature of image depends upon the object where we have placed। कहाँ पर हमने वस्तु को रखा हुआ है उस पर निर्भर करता है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर जब हम किसी अवतल दर्पण की बात करते हैं तो उस अवतल दर्पण में आपको बताया हुआ है कि ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, फोकस होता है। तो इसके कारण यहाँ पर देखिए, यह इसका ध्रुव है, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C है, यहाँ पर फोकस F है। अब इस वस्तु की विभिन्न स्थितियाँ क्या होती हैं। पहली बात तो ये देखिए कि हम वस्तु को AB को एक तीर के द्वारा या एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हमने वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु P व F के बीच में है। यह स्थिति हो सकती है, यह कंडीशन हो सकती है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, वस्तु को हमने फोकस पर रख दिया। दूसरा कि वस्तु F पर या फोकस पर है, ये कंडीशन हो सकती है। फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, तीसरी कंडीशन में यह वस्तु C व F के बीच हो सकता है। फिर देखिए चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि वस्तु को हमने कहाँ पर रखा है, वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित है, यह दशा हो सकती है। या फिर अगली बात हो सकती है कि वस्तु को अनंत व C के बीच में रखा गया है। और अगली बात हो सकती है कि वस्तु को हमने कहाँ पर रख दिया, वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया। तो वस्तु अनंत पर है। यह विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं जब हम अवतल दर्पण का संदर्भ लेते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, पहली दशा क्या है, पहली कंडीशन है कि वस्तु को हमने रखा है, वस्तु को ध्रुव P व फोकस F के बीच रखा है। ये पहली दशा हो सकती है कि वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच हमने रखा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश किरणों को हम लेकर के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब को बनने के लिए न्यूनतम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन आप व्यवहारिक रूप से अगर सोचेंगे तो उस वस्तु से बहुत सी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, उसमें केवल दो को संदर्भित हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह यम और यम डैश, यह एक अवतल दर्पण है। यम और यम डैश, यम और एम डैश, यह एक अवतल दर्पण है और यह इसका मुख्य अक्ष है x एंड y। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर इसका फोकस है और वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर रखी गई है। वस्तु
ध्रुव P और फोकस F के बीच में कहीं पर रखी गई है। तो अब यहां पर देखिए, जो आपको प्रतिबिंब बनने के नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए यहां पर जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होना है वह प्राप्त होगा। अब सबसे पहले देखिए कि इस वस्तु AB के A सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर, यह मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर के जाएगी? दर्पण से टकराने के पश्चात यह इसके फोकस F से होकर के जाएगी। इसकी फोकस F से होकर के जाएगी क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। तो यहां पर ये देखिए फोकस से होकर के चली गई। फिर इसी प्रकार से वह प्रकाश की किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, देखिए प्रकाश की कोई किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाएगी उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। अब यहां पर देखिए बेटा, वास्तविक रूप से देखने पर यह पता चल रहा है कि प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के एक दूसरे से कहीं मिल नहीं रही हैं, लेकिन जब इन प्रकाश किरणों को आप पीछे की तरफ बढ़ाएं, पीछे की तरफ इस प्रकार से बढ़ाएं, अब इनको डॉटेड लाइन से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं कि इन प्रकाश किरणों को हमने क्रमिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाया। इसी प्रकार से जो फोकस से होकर के जा रही है उस प्रकाश किरण को भी हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर दिया। अब यह देखिए, यह एक बिंदु यहाँ पर इसको कह लें कि यह A डैश बिंदु है। A डैश बिंदु पर जाकर के प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट दे रही हैं। तो अब इस स्थान पर आपको इसका प्रतिबिंब A डैश और B डैश प्राप्त हो गया। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा था? ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखा था, और प्रतिबिंब हमको कहां पर प्राप्त हुआ? दर्पण की दूसरी ओर प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब यह कहां पर प्राप्त हो रहा है? सबसे पहली चीज कि दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त हो रहा है। फिर देखिए प्रतिबिंब की अगली विशेषता क्या है? प्रतिबिंब कैसा है? यह सीधा है, इरेक्ट है। और अगर सीधा प्रतिबिंब होगा तो यह कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। फिर देखिए बेटा, तीसरी विशेषता जो यहां पर प्राप्त हो रही है, यह वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब हमको वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है। अब फिर देखिए, ये तीन विशेषता यहां पर हो गई। अब ये देखिए कि यदि हमने जो अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण, यदि इसकी फोकस दूरी, यदि फोकस दूरी यह F बराबर मान लें कि 20 सेंटीमीटर है, कोई भी दर्पण यहां पर लिया गया और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना होगा। तो यदि अवतल दर्पण कोई हमने लिया, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु हमको 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखना होगा। अब देखिए बेटा, इसका
प्रयोग कहां पर होता है? मेकअप बॉक्स में, मेकअप बॉक्स में इसका इस्तेमाल अपने चेहरे को देखने के लिए महिलाएं करती हैं, तो इस दर्पण का उपयोग वहां पर किया जाता है। इसी प्रकार से जो डेंटिस्ट होते हैं या दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, यह डेंटिस्ट क्या करते हैं? दांतों को बड़े आकार में देखने के लिए छोटी फोकस दूरी का अवतल दर्पण लेते हैं और बड़े आसानी से दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो ईएनटी के नाक कान गला के, नाक कान और गला के जो डॉक्टर होते हैं, वह डॉक्टर भी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि यदि हमने वस्तु को कहां पर रखा हुआ है? यदि हमने वस्तु को फोकस पर रखा हुआ है, तो अगर फोकस पर वस्तु को रखा हुआ है तब किस प्रकार से प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है? यहां पर दूसरी कंडीशन कि यदि वस्तु ए बी को फोकस एफ पर रखा गया हो, यदि वस्तु ए बी को फोकस एफ पर रखा गया, देखिए दूसरी कंडीशन यही है कि वस्तु को हमने फोकस पर रखा है। अब यहां पर देखिए यम और यम डैश, यह हमारे पास एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण यम और यम डैश, यह एक अवतल दर्पण है और यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स और वाई है, यह P है, यहाँ पर C है और यह F है। यदि वस्तु AB को हमने फोकस F पर रख दिया, यह वस्तु AB है, ठीक, AB वस्तु को हमने फोकस F पर रख दिया, तो अब ये देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अब यह परावर्तित होने के पश्चात कहां से होकर के जाएगी? परावर्तन के पश्चात यह इसके फोकस F से होकर के जाएगी। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण की दिशा को भी स्पष्ट रूप से आपको बताना है। फिर यहां पर देखिए बेटा, यदि प्रकाश की किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र C से होकर के जा रही है, अब यहां पर देखिए वक्रता केंद्र C से अगर होकर के यह जा रही है, तो अब ये देखिए यह आपतित प्रकाश के किरण की दिशा है, यह आपतित प्रकाश के किरण की दिशा है। अब बताया हुआ है कि वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो अब यहां पर देखिए यदि व्यक्ति का नेत्र यहां पर है, यहां पर उसने आई सेट किया हुआ है, चक्षु यहां पर रखा गया है, तो अब यह प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? क्योंकि यह दोनों समानांतर प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात समानांतर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि यह अब अनंत पर एक दूसरे से मिलेंगी, इसके पहले ये नहीं मिलेंगी। तो यहां पर AB क्या है? यहां पर AB को हमने एक वस्तु लिया हुआ है और जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब क्या होगा? यह प्रतिबिंब A डैश और B डैश है और प्रतिबिंब क्या है? A डैश एंड B डैश, यह इमेज है, यह इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अब ये देखिए क्या हो रहा है प्रतिबिंब के साथ? प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है या इमेज की क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टी है? पहली बात यहां पर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा?
अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर जाकर के बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब यहां पर हमको उल्टा प्राप्त हो रहा है। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो यह कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक। उल्टा है और वास्तविक है। और साथ ही साथ अब यहां पर यह वस्तु से काफी बड़ा, वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है। अब इस गुण का उपयोग कहां पर करते हैं? इस गुण का उपयोग देखिए, इस गुण का उपयोग हम टार्च में इसका उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि टार्च में होगा क्या? इस प्रकार से एक कटोरी लगी होती है जो कि अवतल रूप में होती है और इसके फोकस एफ पर, यहां पर फोकस है, यह इसका वक्रता केंद्र C है। इस पर हम इसका बल्ब लगा देते हैं और इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब चलती है तो चलने के पश्चात अब फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से चली, तो फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अवतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार से हमको समांतर किरण पुंज टार्च से प्राप्त हो जाता है और जिस वस्तु को हमको देखना है उस वस्तु का बड़ा ही स्पष्ट प्रतिबिंब या स्पष्ट वह वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। अब देखिए बेटा, तीसरी बात है कि वस्तु को हमने कहां रखा हुआ है? वस्तु को हमने रखा है कि अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तीसरी कंडीशन कि वस्तु को हमने क्या रखा? तीसरी कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन है कि वस्तु फोकस एफ व वक्रता केंद्र C के बीच रखी हो। अब यहां पर देखिए, यह हमारे पास एक अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण यम और यम डैश के रूप में है। यहां पर तुरंत आपको एक अवतल दर्पण बना लेना है, यम और यम डैश के रूप में है। फिर देखिए यहां पर अब यह x और y, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर आपको चिन्हित कर लेना है वक्रता केंद्र को, फिर चिन्हित कर लेना है फोकस F को और इसके ध्रुव P को। इतने बिंदुओं को चिन्हित करने के पश्चात अब वस्तु कहां पर है? वस्तु अब रखी गई है, देखिए यहां पर AB, वस्तु यहां पर AB है, वस्तु AB है और इसे कहां पर रख दिया? C और F के बीच में रख दिया। तो अब ये देखिए C और F के बीच में वस्तु को जैसे ही रखा तो अब यहां पर देखिए कि क्या कंडीशन हो रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, इस वस्तु के A बिंदु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण अब क्या होगा? जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर के जाएगी? परावर्तन के पश्चात जो फोकस है उस फोकस से होकर के यह परावर्तन के पश्चात जाएगी। तो यहां पर देखिए यह फोकस F से होकर के जा रही है। अब देखिए बेटा, इसे और थोड़ा आगे बढ़ा लें। यह स्थिति हो गई। अब देखिए इसी प्रकार से प्रकाश की किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र C से होकर के जा रही है, वक्रता केंद्र C से होकर के जा रही है। अब वक्रता केंद्र C से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण का संदर्भ लिया जाए। यहाँ पर वक्रता केंद्र C से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण,
वक्रता केंद्र C से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण। और दर्पण यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, यह यम और यम डैश। अब ये देखिए बेटा, जिस मार्ग से यह प्रकाश की किरण जाएगी उसी मार्ग पर यह वापस लौट आएगी। और इसे इस प्रकार से जब हम खींच देते हैं लौटने वाली प्रकाश की किरण को, तो अब ये देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर हमने देखा कि अब प्रतिबिंब जहाँ पर इन दोनों प्रकाश किरणों का कटान बिंदु होगा, उसी कटान बिंदु पर यहाँ पर A डैश और B डैश यह प्रतिबिंब के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिबिंब हमको कैसा मिला? प्रतिबिंब यह हमको मिला A डैश एंड B डैश के रूप में। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? प्रतिबिंब जो बन रहा है उस प्रतिबिंब की विशेषता, पहली चीज कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में। अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच में हमको प्राप्त हो रहा है। फिर देखिए बेटा, यहां पर दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब हमको कैसा मिल रहा है? उल्टा मिल रहा है। और यह हमको कैसा प्रतिबिंब मिल रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है। और तीसरी विशेषता कि यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में रखते हैं तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त होती है। अब यहां पर देखिए बेटा, अगली कंडीशन की बात करते हैं जिसमें वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा गया है। वस्तु AB को वक्रता केंद्र C पर रखा गया हो। वस्तु AB को वक्रता केंद्र C पर रखा गया है। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको तुरंत ही एक अवतल दर्पण यम और यम डैश का निर्माण करना है। इसके पश्चात एक मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस XY खींच लेना है। फिर ध्रुव निश्चित कर लेना है, वक्रता केंद्र निश्चित कर लेना है और साथ ही साथ फोकस F निश्चित कर लेना है। अब यहां पर देखिए बेटा, कोई वस्तु यहां पर रखी गई है, यह वस्तु A और B है। AB वस्तु रखी गई है। अब आपको पता है कि जब इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यह दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से जब यह प्रकाश की किरण टकराई तो टकराने के पश्चात अब क्या होगा? टकराने के पश्चात यह इसके फोकस F से होकर के जाएगी। अब स्केल रख करके जब आप बनाएंगे तो अपने आप जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होगी। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, यही A बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि फोकस से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस F से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण। अब ये देखिए, फोकस F से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जब इस अवतल दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई यह प्रकाश की किरण। और जब इन किरणों को आपस में आपने मिलाया, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी,
फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब कटान बिंदु यहां पर मिल रहा है, यह आपको ए डैश मिल गया। अब ये देखिए, जहां पर आपने वस्तु रखा हुआ था वहीं पर हमको प्रतिबिंब भी प्राप्त हो गया। तो यहां पर प्रतिबिंब कहां मिल रहा है? प्रतिबिंब यह वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर ही वस्तु को भी रखा गया और उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही हमको प्राप्त हो रहा है। फिर देखिए, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब उल्टा है, यह उल्टा है और कैसा है? यह वास्तविक है, उल्टा है और वास्तविक है। अगली विशेषता यहां पर क्या है? अगली विशेषता है कि वस्तु के बराबर लंबाई का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहां पर जो प्रतिबिंब हमको मिल रहा है वह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, यह बराबर किसके है? वस्तु की लंबाई ए बी के बराबर है। तो इस दशा में जबकि वस्तु को हमने वक्रता केंद्र सी पर रखा हुआ है, सी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब भी सी पर ही प्राप्त होता है और वस्तु के बराबर होता है। अब अगली बात आती है कि यदि हमने वस्तु को वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखा है, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखा है, यह हमारी पांचवी कंडीशन है कि यदि वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच रखा हो। यदि वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा गया है, यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण बना लिया एम और एम डैश, और साथ ही साथ मुख्य अक्ष खींचने के पश्चात या प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद एक्स और वाई हो गया, फिर इसका ध्रुव हो गया, फिर यहाँ पर सी हो गया और एफ हो गया। वक्रता केंद्र और फोकस को निर्धारित कर लिया। अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर रखी गई है। यह ए बी वस्तु है, यह इधर की तरफ अनंत है और अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी गई है। अब यहां पर देखिए कि इसके ए सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यह क्या होगा? यह परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर के जाएगी। अब ये देखिए फोकस एफ, अब इसको बढ़ा लीजिए स्केल रख करके, फोकस एफ से होकर के जाएगी और आगे फिर स्थिति इसकी देखी जाएगी। अगर आवश्यकता होगी तो प्रकाश किरण को और आगे बढ़ा लिया जाएगा। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से इसके ए सिरे से ही जो कि प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रही है। देखिए वक्रता केंद्र सी से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रही, देखिए यह सी से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाएगी उसी मार्ग पर यह वापस लौट आएगी। तो क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब हमको कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर प्रतिबिंब हमको मिल गया ए डैश और बी डैश। यह ए डैश और बी डैश मिला और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा मिल रहा है। तो पहली चीज कि प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, इसके बारे में बताना है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। प्रतिबिंब सी व एफ के
बीच होगा। फिर देखिए बेटा, दूसरी बात क्या समझ में आ रही है? दूसरी बात यहां पर समझ में आ रही है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और अगर उल्टा प्रतिबिंब है तो यह कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। फिर देखिए बेटा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात कि वस्तु ए बी से छोटा, वस्तु ए बी से छोटा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब ए डैश बी डैश इज लेस देन ए बी। जो वस्तु आपने लिया हुआ है उस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमको यहां पर प्राप्त होगा। अब अगली कंडीशन और लास्ट कंडीशन देखते हैं कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो अनंत पर रखी हुई प्रकाश की किरण या अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। सिक्स्थ कंडीशन, यदि वस्तु ए बी को अनंत पर रखा, वस्तु ए बी को अनंत पर रखा गया है तो यहां पर देखिए अब क्या होगा? यह यम और यम डैश, यह हमारे पास एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण यम और यम डैश का यक्स और वाई यह मुख्य अक्ष है। यहां पर सी है, यहां पर एफ है और वस्तु को अनंत पर कहीं रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। अब आपको बताया कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। अनंत पर यदि कोई वस्तु होगी तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी और यह मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण है। ये देखिए, दोनों ऊपर और नीचे दोनों इस प्रकार से हम अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणों को प्रदर्शित कर लेंगे और यह अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं इस प्रकार से, और यह समानांतर प्रकाश किरण पुंज है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किस बिंदु पर होकर के जाती है? यह इसके फोकस से होकर के जाएगी। तो अब यहाँ पर इस फोकस से होकर के दोनों प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होकर के जाएंगी तो यह परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे से फोकस पर मिलती हैं और अनंत पर स्थित वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो पहली बात क्या हो गई? अनंत पर स्थित वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब, पॉइंट इमेज, बिंदु प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा, पॉइंट इमेज प्राप्त होगा। और पॉइंट इमेज प्राप्त होगा और यह इमेज कहाँ मिलेगा? प्रतिबिंब फोकस पर होगा, प्रतिबिंब फोकस एफ पर होगा, प्रतिबिंब फोकस एफ पर होगा। फिर देखिए बेटा, तीसरी बात कि वस्तु से काफी छोटा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा, वस्तु से काफी छोटा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों का पालन करते हुए सम्मुख या दर्पण के सम्मुख रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को बड़े ही सुगमता से बता सकते हैं। हैव ए नाइस